मेरी फूफू की बेटी राबिया जहनी माजूर थी। फूफू का इंतकाल हुआ तो कोई राबिया को रखने पर राजी ना हुआ। मुझे इस पर बहुत रहम आता। जब अम्मा इसे मारती, एक दिन अम्मा इसका निकाह फकीर से करने लगी तो मैंने अम्मा को रोक दिया और खुद इससे निकाह कर लिया। मैं इसका बहुत ख्याल रखता, इसे मोहब्बत देता। मुझे बहुत अजीब लगता जब वो रात अचानक मुझे एक टक देखने लगती। ऐसा लगता वो बिल्कुल ठीक है। एक दिन काम से लौटा तो वो गायब थी। मैंने इसे हर जगह ढूंढा पर वो ना मिली। कुछ साल गुजरे तो दूसरी शादी हो गई। एक दिन नौकरी पर चोरी का इल्जाम लगा और मुझे जेल हो गई। जब वहां असिस्टेंट कमिश्नर को देखा, क्योंकि वो राबिया फूफू का इंतकाल एक ऐसे वक्त पर हुआ जब मैं जिंदगी के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा था। तालिबे इल्मी, माली तंगी और जज्बाती उलझने पहले ही जहन को बोझल किए रखती थी, और फिर पुप्पू के जाने के बाद राबिया की जिम्मेदारी अचानक हम सबके सरों पर आ पड़ी। अम्मा ने तो जैसे दिल से ही इसे कभी अपने नहीं समझा था। वो अक्सर कहती ये लड़की तो वैसे ही बेकार है, ना अकल है ना होश, और ऊपर से देखने में भी ऐसी कि किसी के दिल में रहम भी ना जागे। राबिया वाकई कमगो थी। इसकी आंखों में अजीब सी खामोशी होती, ये कैसी गहरी खामोशी जो कभी कभी मेरी रातों की नींदें चुरा लेती। अम्मा अक्सर इसे किसी न किसी बात पर मार देती। वो कुछ कहती नहीं, बस सर झुकाकर चुपचाप सह लेती। मैं यह मंजर अक्सर चुपचाप देखता, दिल में ये किसक सी उठती, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत न होती। एक दिन अम्मा ने इसे झाड़ते हुए कहा, तुम्हें अगर हमने रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त हमारे सरों पर सवार रहोगी। जरा कुछ काम धंधा भी कर लिया करो। राबिया ने बस सर हिलाया और बगैर कुछ कहे किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। मैं बैठा किताबें खोलने का बहाना कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान हरगिज नहीं था। हर बर्तन की आवाज मेरे दिल पर जैसे चोट कर रही थी। अम्मा फिर से चिल्लाई, संभाल के धो, टूटा तो मैं तुझे देख लूंगी। वो हड़बड़ाकर रुक गई, फिर धीरे से काम करने लगी। इसकी हरकत में एक रोबोट जैसापन था, जैसे वो इंसान ही ना हो, सिर्फ एक बेजान वजूद हो जो बस अहकामात बचा लाने के लिए बना हो। मैं चुपचाप सहन में आकर बैठ गया। सोचने लगा कि राबिया वाकई क्या ऐसी ही है जैसे सब समझते हैं। क्या वो वाकई जहनी माजूर है या फिर कोई ऐसा जख्म है जो इसे अंदर से तोड़ चुका है। इसकी आंखों में जो खौफ होता है वो आम नहीं लगता। वो आंखें मुझसे कुछ कहती थी पर मैं समझ नहीं पाता। अम्मा के सामने कुछ कहता तो वो मुझे भी डांट देती, तो बड़ा हमदर्द बन रहा है। जा पढ़ाई कर, तेरे बाप का कोई खजाना नहीं जो ये बोझ भी उठाया जाए। एक दिन अम्मा ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है, राबिया का निकाह फकीर वसीम से करवा दूंगी। रोज आता है मांगने, बस इसी के साथ भेज दूंगी। कम से कम खाने का खर्च तो बचेगा। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैंने कहा, अम्मा आप कैसे? वो फकीर तो। अम्मा ने मेरी बात काटते हुए कहा, बस अब तू ही इसका वकील न बनना। तेरा कोई हक नहीं कि मेरे फैसलों पर उंगली उठाए। मैंने झिझकते हुए कहा, वो इतने भी माजूर नहीं जितने हम समझते हैं। अम्मा शायद सदमे की वजह से माँ बाप के जाने का दर्द कोई भी सह ना पाए। अम्मा ने तब कर कहा, बहुत हमदर्दी जाग रही है, तू ही रख ले इसे, शादी कर ले जा इसे अपने कमरे में। और ये कहकर वो हंसते हुए अंदर चली गई। मैं पत्थर का हो गया। अम्मा के लहजे में मजाक था, ताना था, लेकिन जाने क्यों मेरे दिल में ये ख्याल ने जन्म लिया, क्या मैं ये राबिया को इस जिंदगी से निकाल सकता हूँ? रात भर मैं सो नहीं पाया, छत को घूरता रहा, सवाल करता रहा, और बार बार वो मंजर आंखों में आता रहा जब राबिया खामोशी से मार सहती है, जब वो बर्तन धोते हुए कांपती है, जब वो बगैर किसी गिला किए हर हुक्म मान लेती है। अगली सुबह अम्मा ने फकीर वसीम को बुलवा लिया। वो मुस्कुरा रहा था, दांतों में पान दबा हुआ और हाथ में चम्मच बजा रहा था। मुबारक हो बीबी जी, निकाह की बात है, वो बोला। अम्मा ने कहा, हाँ तो तैयार है ना? इसने सर हिलाया, बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र, बीवी बनेगी तो बरकत आएगी। मैंने फौरन बोलने की कोशिश की, अम्मा ये गलत है। अम्मा ने घुलते हुए कहा, अब तो फिर से शुरू हो गया। मैंने हिम्मत करके कहा, नहीं अम्मा, इससे निकाह मैं करूंगा। अम्मा का हाथ रुक गया। वसीम की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या कहा तूने?
अम्मा ने दबी आवाज में पूछा। मैंने अपनी नजरें झुकाकर कहा, मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। इसे बोझ नहीं समझता, बल्कि एक जिम्मेदारी समझता हूँ। अम्मा ने चीख कर कहा, ये क्या पागलपन है? खानदान क्या कहेगा? लोग क्या बोलेंगे? मैंने धीरे से कहा, मुझे परवाह नहीं। अगर आपने जबरदस्ती निकाह करवाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अम्मा का रंग उड़ गया। घर के सब अफराद इकट्ठा हो गए थे, कोई हैरान, कोई गुस्से में और कोई चुप। लेकिन मैं अपने फैसले पर डट गया। राबिया कमरे के कोने में खड़ी थी। इसकी आंखों में यह कैसा तासिर था जो कभी पहले नहीं देखा था। न हैरत, न खुशी, न ढिस, खामोशी। सुबह अम्मा का मूड कुछ ज्यादा ही तलख था। कल रात मेरे ऐलान के बाद घर का माहौल काफी बदला हुआ महसूस हो रहा था। दोपहर को अम्मा ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, सुन ले, वसीम को मैंने पैगाम भेज दिया है। वो शाम को आएगा और जो कुछ कहा है वही होगा। तमाशा न बनाना। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, अम्मा मैंने अपना फैसला कल ही सबके सामने किया था। वसीम के आने की जरूरत नहीं है। वो मेरी बात पर तब गई। बहुत ज्यादा चलने लगी है। आजकल तेरे सब मेरे ही दुश्मन हो गए हैं। वो तो शुक्र करो तुम्हारा बाप इस वक्त जिंदा नहीं है, वरना वो खुद तुझे धक्के देकर घर से निकाल देता। मैंने बात आगे ना बढ़ाई, लेकिन मैंने खामोशी से राबिया के लिए पुराने संदूक में से एक साड़ी निकाली जो फुप्पो के जमाने की थी। मैं जानता था ये साड़ी इसे पसंद थी। वो अक्सर खामोशी से इसके किनारे छूती थी, जैसे कोई बिछड़ जाने वाली याद को चूमती हो। मैंने वो साड़ी एक पुराने बैग में रखी और अलमारी के निचले खाने में छुपा दी। शाम को जब वसीम आया तो अम्मा ने बड़े जोश और खरोश से इसका इस्तकबाल किया, गोया कोई रिश्तेदार आया हो। वसीम के हाथ में चीनी का एक प्याला था जिसमें वो कुछ मिठाई लाया था और जेब में ये गंदे से रुमाल। बीबी जी, आपने बुलाया तो हम हाजिर हो गए। निकाह का सुनकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह का शुक्र है, नसीब खुलने वाले हैं। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अल्लाह का शुक्र है, कोई तो इस बोझ को उठाने वाला आया। मैं सहन के कोने में बैठा सब कुछ सुन रहा था। मेरा दिल चाहा कि जाकर वसीम के हाथ से वो मिठाई छीन लूं और इसे दरवाजे से ढकेल दूं, लेकिन मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं जानता था कि सच्चाई सिर्फ गुस्से से नहीं जीती जाती, इसे साबित करना पड़ता है। अम्मा ने राबिया को अंदर से आवाज दी, आजा राबिया, तेरा नसीब दरवाजे पर खड़ा है। राबिया धीरे धीरे चलती हुई आई। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ नजरें झुकाए खड़ी रही। वसीम ने इसे एक नजर देखा और मुंह में पान घुमाकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, सही सलामत है, बस अल्लाह का करम है। मैंने इस लम्हे को जाया किए बगैर उठकर सबके सामने कहा, निकाह इसका मुझसे होगा। अम्मा ने जैसे जलती लकड़ी को हाथ लगा लिया हो। वो चीख पड़ी, क्या पागल हो गया है? कोई शर्मो हया बाकी है? ये सबके सामने क्या तमाशा लगा रखा है? वसीम हक्का बक्का रह गया और बोला, भाई साहब, अगर आपको पसंद है तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम तो बस बुलाने पर आ गए। मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, अब जाने का वक्त है, माफ करना, यह निकाह अब नहीं हो सकता। वो कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से मिठाई का डिब्बा वापस उठाया और चलता बना। अम्मा ने मुझे घूरते हुए कहा, तूने हमें जलील कर दिया, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, लोग क्या कहेंगे इससे ज्यादा अहम है कि मैं क्या महसूस करता हूँ। मैं इस घर में किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। रात को अम्मा ने खाना नहीं बनाया, सब बर्तन यूं ही पड़े रहे। मैं भी बस अम्मा का तासिर देख रहा था। 2 दिन बाद निकाह की तैयारी शुरू हुई। खानदान में 6 मुखियां होने लगी। चीचा चांद ने फोन पर कहा, ये तो खानदान का मजाक उड़ा दिया, जहनी माजूर से निकाह, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने इंसान से निकाह किया है, बीमारी से नहीं। कजिन्स ने सोशल मीडिया पर अजीब अजीब पोस्ट लगाए, तनज भरे फखरे। मोहल्ले की कुछ औरतें अम्मा के पास आकर कहने लगी, बहन जी क्या जरूरत थी, कोई और हल नहीं था क्या? अम्मा बस सर झुकाकर सुनती रहती और मुझे खून के घूंट पीने पड़ते। निकाह का दिन आया तो मौलवी साहब को बुलाया गया। अम्मा तो शदीद खफा थी। गवाहों में हमारे मोहल्ले की ही 2 बुजुर्ग आए। मैंने राबिया को साड़ी दी जो मैंने संभाल कर रखी थी। वो कुछ देर तक इसे देखती रही, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, फिर हौले से मुस्कुरा दी। शायद बरसों बाद मैंने पहली बार इसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखी थी जिसमें सुकून था, खौफ नहीं। निकाह हुआ और राबिया मेरी बीवी बन गई। किसी ने तालियां नहीं बजाई,
ना ही मुबारकबाद दी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। इस रात अम्मा ने मुझसे एक लफ्ज तक नहीं कहा, सिर्फ एक नजर डाली और अपने कमरे में चली गई। मैं और राबिया कमरे में बैठे कुछ बोले बगैर मैंने इसकी तरफ देखकर कहा, अब तुम्हारी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुमसे छीन लिया गया। राबिया ने नजरें उठाई, आंखों में कुछ था जो लफ्जों में नहीं कहा जा सकता है, और इस रात खामोशी में एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। निकाह के दूसरे ही दिन मैंने वो कमरा तैयार करना शुरू किया जो अब राबिया का होने वाला था। वो कमरा जो पहले सामान रखने की जगह था, जिसकी खिड़कियों पर पुराना पर्दा पड़ा रहता था और दीवारें मिट्टी से भरी होती थी। मैंने खुद झाड़ू लगाया, दीवारों को पानी से साफ किया, खिड़कियों के पर्दे बदले और पुराने संदूक से साफ सुथरी चादरें निकालकर बिस्तर पर बिछाई। कमरे में एक छोटी मेज रखी जिस पर मैंने बच्चों के खिलौने रख दिए, रंग बिरंगी गुड़िया, प्लास्टिक का छोटा सा झोला और एक खिलौना खरगोश। जब राबिया कमरे में आई तो कुछ लम्हों के लिए रुक गई। उसने एक नजर हर चीज पर डाली, फिर धीरे से चलकर मेज के करीब पहुंची और खरगोश को उठा लिया। इसके होंठ पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैं दरवाजे पर खड़ा इसे देख रहा था। इसने पलटकर मेरी तरफ देखा, आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक खामोश सा शुक्रगुजारी का इजहार। मैंने आगे बढ़कर कहा, यह सब तुम्हारे लिए है, जो कुछ भी है थोड़ा है लेकिन दिल से है। इसने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन खिलौनों को अपने सीने से लगा लिया। वो मेरे साथ बात कम करती थी, लेकिन इसके अंदाज में नरमी आ गई थी। वो मेरे सवालों के जवाब अब हाँ या ना में नहीं देती थी, बल्कि छोटे छोटे जुमलों में बात करने लगी थी। एक दिन मैंने पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? इसने थोड़ी देर सोचकर कहा, आसमान देखना। मैंने हैरत से पूछा, क्यों? इसने कहा, वो नहीं डांटता। ऐसे ही छोटे छोटे लम्हे हमारे दरमियान एक रिश्ता बुनने लगे। एक दिन वो मेरी किताबें उलट पुलट कर देखने लगी। मैंने पूछा, पढ़ना आता है तुम्हें? इसने कहा, थोड़ा थोड़ा। मैंने इसे तस्वीरों वाली किताब दी और वो देर तक तस्वीरें देखती रही। फिर अचानक बोली, ये नदी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बहुत खूबसूरत नदी, जैसे तुम्हारे ख्वाब। वो चौंकी जैसे ख्वाब का लफ्ज नया हो। फिर बोली, मेरे ख्वाब भी थे। मैंने इसकी तरफ देखा। वो पहली बार अपनी कहानी सुनाने जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इसने बताया कि बचपन में वो अपने अब्बू के साथ पार्क जाती थी, झूला झूलती थी, बर्फ का गोला खाती थी। इसकी आवाज में नरमी थी, लेकिन आंखों में आंसू आ चुके थे। वो रुक रुक कर बोल रही थी, जैसे हर जुमला एक बोझ हो। मैं खामोशी से सुनता रहा। फिर जब इसकी बात मुकम्मिल हुई तो मैंने इसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे ख्वाब अब भी बाकी हैं, बस हम इन्हें दोबारा जगाएंगे। इस दिन के बाद राबिया ज्यादा खुल गई। वो दिन में मेरे लिए पानी लाती, रात को दरवाजा बंद करने से पहले पूछती, नींद आ जाएगी ना? और मैं कहता, तुम साथ हो तो नींद जरूर आएगी। एक दिन मोहल्ले की एक आंटी आ गई। उन्होंने राबिया को देखकर कहा, अब तो काफी बेहतर लग रही है, पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता था इसका। मैंने फख्र से कहा, बस थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, मोज़िज़े खुद हो जाते हैं। राबिया ने मेरी तरफ देखा, जैसे दिल से कुछ कहना चाहती हो। एक दिन मैं काम से लौट रहा था तो राबिया घर के दरवाजे पर खड़ी मिली। इसने आते ही कहा, आज मैंने चाय बनाई है खुद से। मैंने मुस्कुराया, वाह, तो हमारी राबिया तो सब कुछ सीख रही है। वो हंस दी। पहली बार मैंने इसे बेझिझक हंसते देखा। हम अंदर आए। चाय वाकई मजेदार थी और मैंने मजाहिया अंदाज में कहा, अगर ऐसी चाय है तो रोज बनाओ, आज से तुम मेरी टीचर हो। वो हंस हंस कर बोली, फिर तुम मेरे स्टूडेंट हो गए। इन दिनों मैंने इसे हल्की फुल्की पढ़ाई भी शुरू करवा दी थी। मैंने रोज शाम को इसे उर्दू के हुरूफ लिखवाता और वो मेहनत से इन्हें दोहराती। वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती। इसे कुछ कहानियां सुनाना भी अच्छा लगता, खास तौर पर वो जिनमें शहजादियों की बात होती। एक दिन मैंने इससे कहा, तुम खुद भी तो एक शहजादी हो, जिसे लोगों ने भूलकर बोझ समझा, लेकिन दरअसल वो सबसे कीमती खजाना थी। वो शर्मा गई और बस धीरे से बोली, मेरे अब्बू भी यही कहते थे। इन दिनों मैं शाम को देर से घर आता था, काम का दबाव बढ़ गया था,
लेकिन घर वापस आकर राबिया की खामोशी मौजूदगी मुझे सुकून देती थी। वो दरवाजा खोलकर मुझे बस देखती और वापस अपने कमरे में चली जाती। हम पहले जैसे हंसते बोलते नहीं थे। शुरू में लगा शायद वो थकी हुई है या तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ये कैफियत बढ़ती चली गई। अब वो रोजाना मेरी बातों का मुख्तसर जवाब देती और अक्सर खामोश रहती। एक रात मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन चांदनी खिड़की से आ रही थी। राबिया मेरे बराबर में बैठी हुई थी, एकटक मुझे देख रही थी। मेरी आंखें इसकी आंखों से मिली तो मैं चौंक गया। वहां खौफ नहीं था, ना वो बेमानी खालीपन जो पहले कभी देखा था। वो नजरें गहरी, समझदार और जैसे बहुत कुछ कहने वाली थी। मैं उठकर बैठ गया और कहा, राबिया सब ठीक है। वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, तुम बदल नहीं गए। मैं हैरान रह गया। इसका ये जुमला जैसे किसी होशमंद औरत ने कहा, जैसे वो सब कुछ समझती हो। मैंने कहा, कैसा बदलना? वो बस मुस्कुरा दी और वापस लेट गई। अगली सुबह वो पहले की तरह खामोश थी, जैसे वो बात कभी हुई ही ना हो। मैं किचन में नाश्ता बना रहा था कि इसने दरवाजे से आहट दी। तुम चाय पियोगे? इसने पूछा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो चुपचाप चाय बनाने लगी और इस दौरान कोई बात ना हुई। इसके बाद चंद दिन वो बिल्कुल अलग सी हो गई। वो पहले की तरह ना खिलती, ना सवाल करती, ना ही हंसती। इसकी आंखों में एक पर्दा सा आ गया था। मैं कई बार कोशिश करता, राबिया आ जाओ, बाहर बैठे, छत पर चलते हैं। वो कहती, नहीं, सर में दर्द है। मैं कहता, कुछ खाना खाओ, तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया। वो मुख्तसर जवाब देती, खा लूंगी। एक दिन तो मैं झंझलाकर बोला, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पहले तो तुम बात करती थी, आप क्यों चुप हो? वो पलटकर चली गई, एक लफ्ज ना बोली। एक दिन मैं काम से जल्दी वापस आ गया। दरवाजा खोला तो घर में सन्नाटा था। राबिया अपने कमरे में नहीं थी। मैंने पूरे घर में आवाज दी, राबिया कहाँ हो? कोई जवाब न आया। थोड़ी देर बाद वो छत से आती दिखाई दी। इसके हाथ में पुरानी डायरी थी। मैंने पूछा, ऊपर क्या कर रही थी? इसने कहा, हवा लेने गई थी। मैंने डायरी की तरफ इशारा किया, ये क्या है? वो बोली, अम्मी की डायरी है, इनका संदूक मिला था, इसी में थी। अगले दिन वो कुछ बदली बदली सी लगी। इसने नाश्ता बनाया, मेरे साथ बैठकर खाया। मैंने खुशी से कहा, यही राबिया तो मुझे चाहिए। वो हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन फिर अचानक संजीदा हो गई। अगर मैं फिर वैसी हो गई जो पहले थी। मैंने इसका हाथ थामा, तुम जैसी भी हो, मेरी हो। वो खामोश हो गई, लेकिन मैंने देखा कि इसके चेहरे पर एक हल्की सी रोशनी आ गई थी। लेकिन अगली ही रात वो फिर बदली बदली सी लगी। मैंने पूछा, क्या बात है राबिया? इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी दिल डरता है कि सब कुछ फिर छिन ना जाए। मैंने कहा, ये घर तुम्हारा है, ये दिल तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। वो खामोशी से मुझे देखती रही, फिर कहा, खामोशी में भी बात होती है, तुम सुनते हो? मैंने सर हिलाया, हाँ मैं सुनता हूँ। इस रात पहली बार लगा जैसे वो मेरी बातों पर यकीन करने लगी हो। और फिर अगली सुबह वो बिल्कुल चुप हो गई, ना नाश्ते की मेज पर आई, ना ही कोई बात की। मैंने पूछा, कुछ चाहिए? इसने नहीं में सर हिला दिया। इसके चेहरे पर अब ना कोई तासिर था, ना कोई जज्बा, जैसे वो अंदर ही अंदर कहीं दूर जा चुकी हो। मैं इस खामोशी को देखकर परेशान होने लगा। इसकी आंखों में फिर से वही पुराना खालीपन आ गया था, लेकिन इस बार वो सिर्फ बीमारी नहीं लगती थी, वो कोई राज था जो वो जबान पर लाना नहीं चाहती थी। मैंने कमरे की लाइट बुझाते वक्त इसे एक बार फिर देखा। वो लेटी हुई छत को घूर रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर तुम कुछ कहना चाहो तो मैं सुनने के लिए मौजूद हूँ। वो ना बोली, ना हिली, बस इसकी पलकें थोड़ी देर बाद बंद हो गई और मेरे दिल में एक अजीब सा अंदेशा फैलने लगा कि शायद यह खामोशी किसी नए तूफान की शुरुआत हो। इस दिन गर्मी मामूली से कुछ ज्यादा थी। सूरज जैसे छतों पर ठहर गया हो। मैं हस्बे मामूल दफ्तर से थका हारा वापस आया। गेट खोलते ही एक अजीब सी खामोशी ने मेरा इस्तकबाल किया। आमतौर पर राबिया दरवाजे पर आती, एक गिलास पानी देती और चुपचाप मेरे जूते साइड पर रख देती, लेकिन आज ना कोई आहट, ना कोई आवाज। मैंने आवाज दी, राबिया, कोई जवाब नहीं आया। मैं अंदर दाखिल हुआ, कमरों में झांका, बावर्ची खाने में गया, हत्ता कि छत तक चेक कर ली, मगर वो कहीं नहीं थी।
मैंने सोचा शायद मोहल्ले की किसी औरत के यहाँ चली गई हो। कभी कभार अम्मा की सहेलियों के यहाँ चली जाती थी, खास तौर पर जब अम्मा का मूड खराब होता। मैं पड़ोसन खाला जान के घर गया। खाला राबिया आई थी क्या? इधर खाला ने हैरत से सर हिलाया। नहीं बेटा, सुबह के बाद तो मैंने इसे देखा ही नहीं। खैरियत? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराहट बनाई। बस वैसे ही पूछा। दिल में एक बेचैनी सी छा गई। वो इतनी खामोशी से कहाँ जा सकती थी? घर वापस आते ही मैंने अम्मा से पूछा, राबिया कहाँ है? अम्मा चुप थी। मैंने दोहराया, पूछ रहा हूँ, राबिया कहाँ है? अम्मा ने तेवरी चढ़ाई। क्या मुझे पैदा देने को रखा है तुमने? घर की दीवानी बहू का हिसाब किताब भी मैं रखूं? खुद निकाह किया था ना, खुद ही संभालो। अब मैंने गुस्से से कहा, क्या आपने इसे कुछ कहा? मारा पीटा निकाला? अम्मा ने पलटकर घूरा। न मैंने कुछ कहा न मारा। अगर गई है तो अपनी मर्जी से गई है। जैसी थी वैसे ही हरकत कर गई। मैंने वो रात गलियों में घूमते गुजारी। हर चौक हर गली का कोना छान मारा। करीबी हॉस्पिटल गया, 2 थाने गए, वहां तस्वीरें दिखाई, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, ऐसी लड़की की कोई इत्तला नहीं मिली। मैंने बेंच पर बैठकर लंबे सांस लिए। एक सिपाही ने करीब आकर कहा, भाई साहब, अगर ज़हनी हालत ठीक नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कहीं निकल गई हो या खुद से कहीं छुप गई हो। मैंने बेबसी से सर झुका लिया। दिल में उम्मीद बची थी, लेकिन रास्ते खत्म हो रहे थे। मोहल्ले में 6 मुकियां होने लगी। कुछ लोग कहते जरूर भाग गई होगी। आजकल ऐसी खबरें आम हैं। कुछ बोलते शायद किसी ने अगवा कर लिया हो। माजूरों पर तो कोई रहम नहीं करता, और कुछ खसर फसर करते। वैसे भी लड़की का दिमाग ठीक नहीं था। यह सब तो होना ही था। मैं सुनकर चुप हो जाता, क्योंकि मुझे मालूम था कि लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, सच्चाई जानने की किसी को परवाह नहीं। अम्मा रोज एक ही बात दोहराई, मैंने कहा था तुमसे ये लड़की ठीक नहीं, अब भुगतो। एक दिन मैंने बर्दाश्त खो दी। अम्मा से जोर से कहा, अगर आपने इसे कुछ कहा है तो खुदा की कसम मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अम्मा खामोश हो गई। शायद मेरी आंखों में जुनून देख लिया था। वो पहली बार कुछ नरमी से बोली, मैंने कुछ नहीं कहा था, बस इतना कहा था कि वो तुम्हारे लायक नहीं। बस शायद वो सुन नहीं पाई, समझ नहीं पाई। मैंने मोहल्ले की 2-3 अखबारों में इश्तेहार भी दिया। एक नौजवान औरत ज़हनी तौर पर कमजोर, नाम राबिया, घर से लापता। जिस किसी को मिले बराए मेहरबानी इस नंबर पर इत्तला दी। 1 हफ्ता 2 हफ्ते, लेकिन कोई फोन ना आया। रोज फोन चेक करता, हर बीप पर दिल काम जाता, मगर हर बार वही खामोशी में। अब रोज दफ्तर से आकर सीधा मस्जिद जाता और खुदा से कहता, तूने मुझे ये साथ दिया, अब मुझे इसका निशान भी दे, कुछ तो खबर दे। एक दिन मेरे पुराने दोस्त जाहिद ने आकर कहा, यार कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर चल, यहाँ हर चीज राबिया की याद दिलाती है, शायद कुछ दिनों में दिमाग भी हल्का हो जाए। मैंने सर हिलाया, लेकिन अंदर से खाली महसूस किया। किसी शहर, किसी फिजा, किसी चहल पहल में वो कमी पूरी नहीं हो सकती थी जो राबिया की मौजूदगी ने मेरे दिल में पैदा की थी। अम्मा की हालत भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। वो कम बोलती थी और अक्सर सोच में गुम रहती थी। एक दिन वो मेरे कमरे में आई और बहुत आहिस्ता से बोली, अगर मैंने कुछ गलत कहा था तो मुझे माफ कर देना। मैंने कभी सोचा न था कि वो यूं जा सकती है। मैंने सिर्फ इतना कहा, वो गई नहीं है, अम्मा बस कहीं छुप गई है, शायद हमसे, शायद खुद से। महीने साल बनने लगे और वक्त ने जैसे राबिया को किसी गायबी पर्दे में छुपा दिया था। मैंने जीना नहीं छोड़ा, लेकिन खुशी जैसे कोई शायद दिल से गायब हो चुकी थी। कोई भी दिन ऐसा न गुजरता जिसमें इसकी याद न आती हो। कोई लम्हा ऐसा न होता जब इसकी नजरें, वो चुप, वो सवालात मेरी आंखों के सामने न आते। लोग कहते वक्त सब कुछ भुला देता है, लेकिन मैं कहता जो दिल में होता है वो वक्त के साथ नक्श गहरा कर जाता है। मेरी जिंदगी अब एक इंतजार का दूसरा नाम बन चुकी थी, और इस इंतजार में मैं हर दिन राबिया के लौट आने का दरवाजा खुला छोड़ देता था। शायद एक दिन वो आ जाए, खामोशी से एक नजर डाले और फिर कहे, मैं वापस आ गई हूँ, वही रहने आई हूँ जिसने मुझे अपनाया था और जिसे मैंने कभी छोड़ा ही नहीं था। अम्मा की बीमारी ने जैसे अचानक जिंदगी को दूसरा रुख दे दिया।
वो चंद महीने बिस्तर से लगी रही, न ज्यादा बात करती थी न कुछ खाती थी। आखिरी दिनों में एक दो बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बस एक ही जुमला दोहराया, राबिया को ढूंढ लेना, अगर मिले तो कहना अम्मा शर्मिंदा है। इनकी आंखें बंद हुई तो मेरे अंदर का एक और दरवाजा बंद हो गया। मैं मुकम्मल तौर पर अकेला रह गया। अम्मा के बाद घर की वीरानी और बढ़ गई थी। रिश्तेदारों के मशवरे, मोहल्ले वालों की बातें और मेरे बढ़ते अखराजात ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूं। एक शरीफ घराने की लड़की से रिश्ता तय पाया। नाम था हिरा, सादा, समझदार और खामोश मिजाज लड़की। निकाह के बाद इसने घर संभाल लिया। खाने पकाने से लेकर घर की सफाई तक सब काम खामोशी से करती। मैं दिल से इसकी इज्जत करता, लेकिन अंदर कहीं राबिया की गैर मौजूदगी का खला अभी भी बाकी था। हिरा ने कभी मुझसे ज्यादा सवाल नहीं किए, बस एक बार बोली थी, आप कभी हंसते नहीं, कोई खास बात है? मैंने बस इतना कहा, हर मुस्कुराहट की ये कीमत होती है जो कभी कभार वक्त अदा नहीं करने देता। वो चुप हो गई थी। हमारी जिंदगी किसी मिशन की तरह चलने लगी थी। मैं काम पर जाता, वो घर संभालती। शाम को खामोशी से खाना खाते और फिर सो जाते। ऐसा लगता था जैसे दोनों ही जिंदगी से सिर्फ गुजारा कर रहे हों, जीने की कोई खुशी बाकी ना हो। फिर वो दिन आया जब सब कुछ बदल गया। मेरी नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में थी जहां मैं अकाउंट्स का काम संभालता था। कई साल से ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन अचानक एक दिन मैनेजर ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। फैजान, तुम्हारे अकाउंट्स में कुछ मसला है, कुछ रसीदें गायब हैं। मैं हैरान हो गया। सर, मैंने तो सारा रिकॉर्ड फाइल में अपडेट कर रखा है, चाहे तो अभी दिखा दूं। इसने गुस्से से फाइल मेज पर फेंकी। हमें सच्चाई नहीं, एतराफ चाहिए। इसके बाद जैसे सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अगले दिन पुलिस आई। दफ्तर में सबके सामने मुझे हथकड़ियां लगाई। मैं चिल्लाता रहा, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मगर किसी ने नहीं सुना। हीरा भी हैरत ज़्यादा रह गई। अदालत में मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन सबूत सब मेरे खिलाफ थे। रसीदें, दस्तखत और फाइलें सब किसी और ने छेड़ी थी, लेकिन इल्जाम मुझ पर था। मैनेजर ने सब कुछ ऐसे सेट किया था कि मैं ही मुजरिम दिखाई दूं। जेल की पहली रात जैसे कयामत थी। वो कोठरी, वो ताफुन, वो मुजरिमों की नजरें, सब मेरे लिए नया और भयानक था। ये कैदी ने करीब आकर तंजिया अंदाज में कहा, साहब लगते हो, क्या चोरी की? मैंने बस सर झुका लिया। अगले दिन जेल के सुपरिटेंडेंट ने पूछा, कितने की चोरी की? मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। इसने खैखा लगाया। यहाँ हर कोई यही कहता है, सच सिर्फ जज जानता है। या खुदा, दिन हफ्ते बने और हफ्ते महीने। जेल की जिंदगी ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मैं हर रोज फजर के वक्त आंख खोलता, आसमान की तरफ देखता और बस एक ही दुआ मांगता, या अल्लाह, अगर मैं बेकसूर हूँ तो मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दे। मैं अक्सर सोचता, काश राबिया होती, शायद वो मुझे संभालती। कम से कम एक चेहरा तो होता जिससे मैं अपनी तकलीफ बांट सकता। फिर आई, एक दो बार जेल आई, मगर फिर आना छोड़ दिया। शायद वो भी थक गई थी, या शायद शर्मिंदगी से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं रही। जेल में कई और कहानियां सुनने को मिलती थी। यह कैदी बोला, भाई ईमानदारी का यही सिला है, बस सीख लो। आइंदा जिंदगी अगर मिली तो आंखें खुली रखना। मैं दिन रात खामोश रहता। कैदियों ने भी मुझे अलग ही रहने दिया। मैं लिखना शुरू कर दिया, पुराने अखबार के टुकड़ों पर, जेल के दीवारों पर, और कभी कभी दिल में मैं राबिया के बारे में सोचता, इसकी मुस्कुराहट, इसकी चुप, इसकी वो नजरें जो शायद आज भी मुझे कहीं देख रही हो। फिर एक दिन एक ऑफिसर ने आकर कहा, तुम्हारी बीवी ने खुला के लिए अप्लाई किया है, वकील ने पेपर्स भेजे हैं, दस्तखत करने हैं। मैंने कागजात देखे, खामोशी से दस्तखत कर दिए। दिल ने एहतजाज किया, पर जबान खामोश रही। वो दिन शायद मेरी जिंदगी का सबसे सन्नाटा खैज दिन था। एक और रिश्ता जो बगैर कुछ कहे टूट गया था। मैंने इस रात पूरी रात आंखों में गुजार दी, बस यही सोचता रहा, क्या मेरी जिंदगी का हर ताल्लुक यूं ही एक दिन गायब हो जाएगा। अब मैं ये काम खैदी था, किसी को मेरा माजी मालूम नहीं, किसी को मेरा दर्द में वो इंसान बन चुका था जिसकी शनाख्त सिर्फ कैदी नंबर थी। रात को जब जेल के दरवाजे बंद होते और अंधेरे फैलते तो मैं दिल में राबिया का नाम दोहराता, जैसे वो वाहिद उम्मीद हो। जवाब भी बाकी है, जैसे वो वाहिद चेहरा हो जो इस अंधेरे में मुझे जिंदगी की याद दिलाता हो। जैसे वो अब भी कहे,
मेरे लिए दुआ कर रही हो। मैं एक बेकसूर इंसान जेल की दीवारों में दफन हो रहा था। एक दिन अचानक वार्डन ने मुझे आवाज दी, मिलने वाला आया है। और मैं हैरान हुआ। पिछले कई माह से कोई न आया था। मुलाकात की खिड़की के उस पार वही चेहरा था जिसे मैंने कुछ अरसे पहले ये खामोश उम्मीद के साथ अपनाया था। हिरा इसने सादा सफेद दुपट्टा ओढ़ रखा था और हाथ में एक फाइल थी। मैंने बैठते ही कहा, तुमने आना छोड़ दिया था। इसने नजरें झुकाते हुए कहा, आने से क्या होता जब तुम खुद ही बहुत दूर हो चुके हो। मैं खामोश रहा। वो कुछ देर तक बैठकर सिर्फ फाइल के किनारे को उंगलियों से मसलती रही। फिर आहिस्ता से बोली, ये खुला के पेपर्स हैं, दस्तखत कर दो। एक लम्हे को लगा जैसे सांस ही रुक गई हो। मैंने इसे देखा, यही हल था। इसने नजर उठाकर मेरी आंखों में झांका। यह सजा सिर्फ तुम्हें नहीं मिली, मैं भी इस कैद में थी। फर्क सिर्फ यह है कि तुम्हें हथकड़ियों से बांधा गया और मुझे तन्हाई से। मैंने कागज लिया, दस्तखत किए और वापस इसकी तरफ बढ़ा दिए। वो उठ गई और जाते जाते सिर्फ इतना बोली, खुदा करे तुम जल्द बाहर आओ। किसी को तुम पर यकीन हो जैसे कभी तुमने किसी पर यकीन किया था। इसके कदमों की छाप जब दूर होती गई, मैं देर तक इस खाली कुर्सी को देखता रहा जहां वो बैठी थी। वो एक बार भी पीछे मुड़कर ना देख सकी। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं वाकई इतना नाकाबिले एतबार था, या वो वक्त ही ऐसा था जो सब कुछ छीन कर ले गया। उस रात मैं अपने बिस्तर पर नहीं सो सका। बार बार वो जुमला जहन में गूंजता रहा, जैसे कभी तुमने किसी पर यकीन किया था। क्या वो इशारा राबिया की तरफ था? वही राबिया जिसे मैंने सबके खिलाफ जाकर अपनाया, जिसके लिए मैंने खुद को बदल दिया? या वो इशारा मेरी ईमानदारी की तरफ था, जिसे निजाम ने कुचल डाला? हर सवाल, हर याद, हर मंजर एक चुपती हुई सोई बन चुका था। एक दिन जेल के कोने में बैठे मैंने पुराने अखबार के एक टुकड़े पर कुछ लिखना शुरू किया। मैंने कभी किसी को छोड़ा नहीं, लेकिन सब मुझे छोड़ गए। शायद यही किस्मत है इन लोगों के जो दिल से जीते हैं, सर से नहीं। मैं वो अल्फाज रोज दोहराता जैसे किसी मुंतिर की तरह। एक सिपाही जो अक्सर मुझे खामोशी से देखता रहता था, एक दिन करीब आकर बोला, फैजान साहब, आप कभी हंसते क्यों नहीं? मैंने कहा, मेरी हंसी किसी खोई हुई चीज के साथ दफन हो चुकी है। जेल के मामूलात जैसे बोझ की तरह जिस्म पर लटकने लगे थे। खाना, नहाना, कैदियों के झगड़े, सिपाहियों के ताने और सबसे बढ़कर अंदर की खामोशी जो चीखने लगी थी। मैंने राबिया की तस्वीर एक दफा दीवार पर अपनी उंगली से बनाई, सिर्फ खाके की तरह। वो आंखें, वो खामोशी से वो सवाल मैं खुद से कहता, क्या तुम भी मेरे बारे में सोचती हो? और फिर खुद ही जवाब देता, शायद हाँ, शायद नहीं। महीनों बाद एक दिन मुझे जेल की कतब खाने में पुरानी किताबों के दरमियान एक नोटबुक मिली। इसमें किसी कैदी ने अपनी कहानी लिखी थी। आखिरी सफ़े पर लिखा था, इंसान जेल से आज़ाद हो भी जाए, अगर अंदर कैद है तो कहीं भी आज़ादी नहीं मिलती। मैंने वो सफ़ा फाड़ा और अपने पास रख लिया। वो जुमला मेरी जिंदगी का आईना बन चुका था। अब मैं वो इंसान था जिसे न जमाना जानता था, न रिश्तेदार, न ही वो बीवी जो साथ निभाने का वादा करके आई थी। मैं सिर्फ एक कैदी था, तन्हा, तलाक याफ्ता और बेगुनाह। मैं अक्सर खुद से सवाल करता, क्या मोहब्बत का यही सिला है? क्या मैंने गलत रास्ता चुना? लेकिन हर बार खामोशी ही मेरे सवाल का जवाब बन जाती। खामोशी जो कभी राबिया की थी, अब मेरी हो चुकी थी। इस दिन जेल के अंदर मामूल से हटकर हलचल थी। वार्डन जल्दी जल्दी सफाई करवा रहा था। कुछ कैदियों को अलग लाइन में खड़ा किया जा रहा था और सुपरिटेंडेंट के कमरे के बाहर पुलिस एहलकार कतार में मौजूद थे। मैं एक कोने में बैठा ये सब देख रहा था। सोच रहा था कि शायद कोई सरकारी दौरा है या कोई इंस्पेक्शन। ऐसी तब्दीलियां अक्सर अफसरान की आमद पर ही होती थी। फिर अचानक दरवाजा खुला। मैंने सर झुकाया हुआ था, लेकिन कदमों की आवाज कुछ मुख्तलिफ थी। साफ नपे तुले कदम, जैसे एतमाद जमीन पर उतरा हुआ एक निस्वानी आवाज गूंजी, ये केस फाइल कहाँ रखी है? फिर किसी ने जवाब दिया, मैडम अंदर मेज पर है। मैंने सर उठाया। महज आदतन सामने खड़ी वो औरत मेरी नजरें जैसे मुंजमद हो गई। एक लम्हे को वक्त रुक गया। वो औरत सरकारी वर्दी में, काली पैंट और नेवी ब्लू शर्ट में शनाख्ती कार्ड लटका हुआ और हाथ में सरकारी फाइल, वो राबिया थी। मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। मैंने अपनी आंखें मसली
यकीन नहीं आया वो राबिया जो कभी एक लफ्ज बोलने में हिचकिचाती थी, आज इतनी पर संजीदा और बावखर दिख रही थी। इसकी आंखों में अब वो खामोशी नहीं थी, बल्कि एक रोशनी थी, एक पहचान थी। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और सीधी आंखों में आंखें डालकर बोली, कैसे हो? बस यही दो अल्फाज और मेरी रूह जैसे काम गई। मैंने नजरें झुकाते हुए कहा। राबिया वो मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, हाँ मैं ही हूँ। सुपरिटेंडेंट ने कुछ कहना चाहा, मगर वो हाथ के इशारे से रुक गई। फिर वो मेरे सामने आकर बैठ गई, फाइल खोली और सफ़ा पलटने लगी, जैसे वो किसी आम कायदे का केस देख रही हो। मैं सांस रोककर इसे देख रहा था। ये कैसे मुमकिन है? मैंने धीरे से कहा, जैसे खुद से सवाल कर रहा हूँ। इसने फाइल बंद करके कहा, मुमकिनात की दुनिया में सिर्फ वही चीजें जिंदा रहती हैं जो यकीन से पैदा होती हैं। तुमने मुझ पर यकीन किया था। मैं खुद पर करने लगी। मैंने हैरत से पूछा, तुमने कैसे कहा? वो थोड़ा झुकी और बोली, मैं गई थी दूर, बहुत दूर, जहाँ कोई जानने वाला नहीं था, ना कोई पहचान, ना कोई ताना। एक जोड़ा मिला बे औलाद था। उन्होंने मुझे अपना लिया। मैंने खामोशी से सुना वो कह रही थी, उन्होंने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया और मेरे दिमाग के अंधेरे को दूर किया। डॉक्टर्स, थेरापी और सबसे बढ़कर एक पुरसुकून माहौल मिला। वहाँ मैंने पढ़ना शुरू किया। मैट्रिक पर, इंटर पर, यूनिवर्सिटी। आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। मैंने कहा, और तुम्हें मुझसे कभी याद न आई? वो खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, हर दिन, लेकिन मैं मजबूर थी। फिर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों हूँ? वो सर हिलाकर बोली, मुझे सब पता चला है, इसलिए आई हूँ। मैंने हैरत से पूछा, किसने बताया? इसने कहा, एक पुराना दोस्त जाहिद, जिसने कहीं सोशल मीडिया पर तुम्हारा जिक्र देखा, इसने मुझसे राबिता किया। मैंने गहरी सांस ली। मैं बेगुनाह हूँ। राबिया, मुझे फंसा दिया गया। इसने मेरी आंखों में देखा। मैं जानती हूँ तुम झूठ नहीं बोल सकते। फिर वो उठी, मैं इस केस को खुद देखूंगी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया बदल गई है और हम भी। शायद वक्त ने हमें दोबारा मिलाया हो, लेकिन अब हम वो नहीं जो पहले थे। मैंने इसकी बात का मतलब समझने की कोशिश की, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ वही तस्वीर घूम रही थी, एक छोटी सी खामोश लड़की जिसकी आंखों में सवाल होते थे। आज इन आंखों में जवाबात थे। जब वो बाहर जाने लगी, मैंने आवाज दी, राबिया। वो पलटी। हाँ, मैंने धीरे से कहा, क्या तुम मुझे माफ कर चुकी हो? वो एक लम्हे को रुक गई, फिर कहा, तुमने मुझ पर यकीन किया था, इससे बड़ी माफी क्या होगी? और वो दरवाजे से निकल गई। मैं देर तक इस दरवाजे को देखता रहा, जैसे बरसों के अंधेरे में एक दरार सी आई हो, जहां से रोशनी झांक रही हो। शायद उम्मीद फिर से जन्म ले रही थी। शायद राबिया सिर्फ याद नहीं, अब किस्मत बनकर वापस आई थी। राबिया के जाने के बाद कई दिन तक मैं जेल के माहौल में जिस्म के साथ साथ ज़हनी तौर पर भी अलग हो चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर उम्मीद का एक नया चिराग रोशन हो गया था। वो चेहरा, वो बातें, वो अंदाज, सब कुछ जैसे मेरे अंदर फिर से जिंदगी की गर्दिश पैदा कर रहे थे। इस बार राबिया दोबारा आई तो मुलाकात का अंदाजा बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो एक फाइल, नोट्स और एक वकील के साथ आई थी। मैंने इसे देखा तो हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो शायद बरसों बाद मेरे चेहरे पर आई थी। इसने कुर्सी खींचकर बैठते ही कहा, हमें तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए सबूत जमा करने हैं। तुम्हारा पुराना अकाउंट्स रिकॉर्ड और कुछ गवाहों के बयानात दरकार हैं। मैंने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। जो करना हो तुम करो, बस अब मजीद देर मत करना। राबिया वकील ने कुछ कागजात आगे बढ़ाए। ये तुम्हारी साबिका कंपनी की एक और मुलाजिमा का बयान है, जिसमें इसने इशारा दिया है कि मैनेजर खुद मामले में मुलविस था। राबिया ने मेरे चेहरे को गौर से देखा, जैसे बरसों की खामोशी में छुपा दर्द पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फैजान, वक्त की चोटें बहुत कुछ बदल देती हैं, लेकिन अगर यकीन जिंदा रहे तो सब कुछ वापस आ सकता है। मैंने आहिस्ता से पूछा, इतने बरसों बाद तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? इसकी आंखें कुछ देर खामोश रही। फिर इसने कहा, जाहिद ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें तुम्हारी तस्वीर थी और तुम्हारी केस की एक झलक। मैंने फौरन पहचान लिया। मैंने कहा, और फिर तुम आई सब छोड़कर? वो मुस्कुरा दी। मैंने कुछ छोड़ा नहीं, बस वही चीज उठाई जो कभी छीनी गई थी। फिर इसने अपना बैग खोला और एक छोटा सा नीला रुमाल निकाला। याद है, तुमने शादी के बाद ये मुझे दिया था। मैंने संभाल कर रखा था।
हर मुश्किल वक्त में ये मेरे साथ रहा। तुम भले मौजूद ना थे, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ यकीन मेरे साथ रहा। फिर हम दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। वकील हमें कुछ कागजात दिखाता रहा, लेकिन हमारी तवज्जो एक दूसरे के चेहरों से हटने का नाम नहीं ले रही थी। जब मुलाकात खत्म होने लगी तो मैंने कहा, राबिया, अगर कभी तुम्हें ये सब याद न होता तो मैं शायद कभी बच न पाता। इसने कहा, मुझे सब कुछ याद रहा, क्योंकि तुमने वो सब किया जो कोई नहीं करता। तुमने मुझे इंसान समझा। जब सबने मुझे बोझ कहा, 2 हफ्तों में केस की फाइल दोबारा खोली गई। अदालत में जब वकील ने दलाइल दिए और एक मुलाजिम ने गवाही दी कि मैनेजर ने खुद रसीदें हटाई, तो फैसला मेरे हक में आया। जज ने कहा, अदालत इस शख्स को बेगुनाह करार देती है जिस पर गलत तरीके से इल्जाम लगाया गया। मैं बाहर आ गया, एक बार फिर आजाद, लेकिन जिंदगी के कई साल कैद में गुजारकर जेल से निकलते ही दरवाजे के बाहर राबिया खड़ी थी, वर्दी में, लेकिन इसकी आंखों में सुकून था। मैंने जैसे ही कदम बाहर रखा, वो एक कदम आगे बढ़ी और बोली, खुश आमदीद फैजान, अब तुम आजाद हो, सिर्फ जेल से नहीं, वक्त के इस पिंजरे से भी जिसने तुम्हें कैद रखा। मैंने कहा, यह आजादी तुम्हारी देन है। हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने कहा, राबिया, एक बात पूछूं? वो सर हिलाकर बोली, पूछो। मैंने आहिस्ता कहा, इस दिन तुम चली गई थी, माँ ने कुछ कहा था। राबिया का चेहरा संजीदा हो गया। वो एक लम्हे को खामोश रही, फिर बोली, तुम्हारी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था और कहा था अगर मैं वहाँ रुकी तो वो खुद को जला देगी। मैं चौंक गया। क्या वो बोली? हाँ। और इस वक्त मैं सिर्फ एक खौफज़दा लड़की थी जिसे ना समझ थी ना रास्ता, लेकिन किस्मत ने एक नया रास्ता दे दिया। एक जोड़े ने मुझे पनाह दी। उन्होंने मुझे सिर्फ रहने को छत नहीं दी, बल्कि मेरी शख्सियत को फिर से बनाया। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर मैं जानता, अगर ये एक बात तुम बताते तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हें ढूंढ लेता। वो बोली, मुझे यकीन था एक दिन तुम ढूंढोगे, लेकिन पहले मुझे खुद को ढूंढना था। फिर इसने मेरी आंखों में देखा और कहा, मुझे तुम्हारी माँ से कोई शिकायत नहीं। जो इसने किया, इसने मुझे मजबूत बनाया। अगर वो मुझे ना निकालती तो शायद मैं कभी खुद को ना संभाल पाती। मैंने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। मेरी माँ, वो बोली, मैंने इसे माफ कर दिया क्योंकि तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारे इस ये कदम ने मुझे वो शनाख्त दी जो शायद सारी दुनिया ना दे पाती। मैंने इसके हाथ थामकर कहा, अब क्या हम दोबारा वो सब पा सकते हैं? वो खामोश रही, फिर हौले से बोली, हम सब कुछ दोबारा शुरू कर सकते हैं, मगर अब हम वो नहीं रहे जो पहले थे। अब हम और बेहतर हैं। और इसी लम्हे बरसों बाद मैंने महसूस किया कि राबिया सिर्फ मेरी याद नहीं, मेरी दुआ का जवाब भी थी। वो औरत जो किसी जमाने में खामोशी का मुजस्सिमा थी, आज आवाज बनकर मेरे सामने खड़ी थी, और मैं जो कभी इसका मुहाफिज था, अब खुद इसकी पनाह में था। राबिया के अल्फाज मेरे जहन में देर तक गूंजते रहे। अगर तुम्हारी माँ ने मुझे ना निकाला होता तो शायद मैं कभी ना संभलती। मैंने इन जुमलों को कई जावियों से सोचा, पर हर सिमत वही एक सच दिखाई देता। दुख अगर बर्दाश्त कर लिया जाए तो वो इंसान को मिट्टी नहीं बनाता, लोहा बना देता है। मैंने राबिया की तरफ देखा। वो अब एक अलग ही शख्सियत बन चुकी थी। इसके लिबास में, अंदाज में, आवाज, ये कैसी पुख्तगी थी जो वक्त और आजमाइश ने पैदा की थी। राबिया ने खुद अपने हाथ से मेरे जेल से रिहाई के बाद कागजी कार्रवाइयां मुकम्मल की। हर दफ्तर, हर दस्तखत, हर मरहला उसने इतनी तरतीब से किया कि मैं बस तमाशाई बना रहा। एक दिन मैंने कहा, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम हमेशा से यही कर रही थी। वो मुस्कुराई। शायद मैं अंदर से हमेशा यही थी, बस किसी ने पहचाना नहीं था। फिर वो थोड़ी देर रुकी और बोली, तुमने पहचाना था, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। हमने कुछ दिन शहर से बाहर गुजारने का फैसला किया। शहर की रौनक से दूर एक छोटे से पहाड़ी इलाके में, जहाँ होटल कम और सुकून ज्यादा था। सुबह की हवा में यह खास खुशबू होती थी, जैसे माजी की सारी सादगी खुल गई हो। एक दिन हम दोनों एक नदी किनारे बैठे थे। राबिया ने कहा, पहले जब हम छत पर बैठा करते थे, तुमने कहा था कि आसमान सब कुछ समेट लेता है। आज मुझे वो बात याद आई, क्योंकि तुमने भी मुझे समेट लिया था। जब मैं बिखरी हुई थी, मैंने इसके हाथ को थामा और तुमने मुझे जोड़ दिया। जब मैं टूट गया था, हम शायद इसीलिए बने थे, एक दूसरे की मरम्मत करने के लिए। इसने कहा, मुझे कभी मुकम्मल नहीं होती, वो अधूरी ही अच्छी लगती है,
क्योंकि तभी हम इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मैंने कहा, लेकिन हमारी मोहब्बत अब मुकम्मल लगती है। वो मुस्कुराई, क्योंकि अब हम मुकम्मल हो चुके हैं। वापस आकर अपने घर की तज़ीन व आसाइश शुरू की। पुराना घर जिसमें कभी राबिया की वो बोझ समझा जाता था, अब वही राबिया इसे मोहब्बत से भर रही थी। दीवारों पर इसने नई तस्वीरें लगाई, किताबों की अलमारी में सरकारी फाइलों के साथ अदब की किताबें भी रखी। हर सुबह वो नाश्ते के बाद मुझे अखबार देती और खुद खिड़की के पास बैठकर अपनी डायरी लिखती। एक दिन मैंने पूछा, क्या लिखती हो? इसने जवाब दिया, जिंदगी को, क्योंकि अब वो बोलने लगी है। मोहल्ले वाले अब हैरत से इसे देखते। वही लड़की जिसे कभी दीवानी कहा जाता था, अब असिस्टेंट कमिश्नर के अहदे पर फायज थी, और फिर भी इतनी आजिज। एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत हमारे घर आई। इसने राबिया का माथा चूमा और कहा, बेटी, हमने तुम्हें पहचानने में देर कर दी, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें वो मकाम दिया जो किसी को आसानी से नहीं मिलता। राबिया ने इनके हाथ चूमे। यह मकाम भी इम्तिहान है और दुआ है कि मैं इस पर कायम रहूं। हमारी जिंदगी एक नई तरतीब में ढुल चुकी थी। मैंने एक छोटा सा अदारा खोला जहां बेगुनाह कैदियों की कानूनी रहनुमाई दी जाती थी। राबिया इसके लिए कई बार गवाही देती और अपनी कहानी सुनाती। मैं वो हूँ जिसे सबने छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं दूसरों का सहारा बनना चाहती हूँ। इसके ये अल्फाज सुनकर कई खवातीन की आंखों में रोशनी आ जाती थी। एक दिन हम दोनों रात को छत पर बैठे थे। तारे बहुत रोशन थे। राबिया ने कहा, यही वो जगह है जहाँ मैं तुम्हें तका करती थी। तुम सोते थे और मैं बस देखती रहती थी। मुझे तब तुम पे यकीन था, अब और भी है। मैंने हंसकर कहा, तो तब से तुम बहाने से जागती थी? वो शर्मा गई। तुम्हें पता भी था? मैंने कहा, नहीं, लेकिन अब लगता है जैसे वो लम्हा आज की बुनियाद बन गया है। जिंदगी ने हमें दर्द, जुदाई, तन्हाई और तानों से गुजारा, लेकिन हमने इन सबको सीढ़ियां बना लिया। राबिया अब सिर्फ एक बीवी नहीं थी, वो मेरे साथी, मेरी रोशनी का मनबा बन चुकी थी। मैंने एक दिन इसे कहा, तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन खुद को कैसे माफ किया? इसने कहा, मैंने खुद को कभी कसूरवार समझा ही नहीं, बस हालात को वक्त पर छोड़ दिया और वक्त ने सब कुछ ठीक कर दिया। हमने वही साड़ी फिर से निकाली जो मैंने निकाह के बाद इसे दी थी। इसने कहा, ये मेरी पहली पहचान है और मेरी नई जिंदगी की शुरुआत भी इसी से हुई थी। मैंने इसे इस साड़ी में देखा तो लगा जैसे वक्त भी रुक गया हो। हमने दोबारा वो दिन मनाया जिस दिन हमारा निकाह हुआ था। मोहल्ले वाले, अजीज, रिश्तेदार और वो सब लोग जो कभी हमारी मोहब्बत को गलत समझते थे, अब सब गवाह बने। राबिया अब हर इस औरत के लिए मिसाल थी जो टूटकर बिखर गई हो, और मैं बस शुक्रगुजार था कि मैं इसकी कहानी का पहला और आखिरी सफा था। हमारा इख्तिमाम दरअसल हमारी नई जिंदगी का आगाज था, जहाँ न खौफ था न खामोशी, सिर्फ एक भरपूर जिंदगी थी जिसे हम दोनों ने मिलकर बना था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।